मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर आलोचना करने वालों के अकाउंट सस्पेंड करने का दबाव बनाया था। दरअसल एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जैक डॉर्सी से जब पूछा गया कि जब वो ट्विटर में थे तब क्या किसी देश की सरकार की तरफ से उन पर दबाव डाला गया था, इस पर जवाब देते हुए डॉर्सी ने भारत का जिक्र किया और कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उनसे कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स को बैन करने को कहा गया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों के घरों में छापेमारी और ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी दी गई। भारत के अलावा डॉर्सी ने तुर्की सरकार का भी जिक्र किया और कहा कि वहां की सरकार ने भी ट्विटर पर लगातार दबाव डाला और धमकी दी। बता दें, ट्विटर के को फाउंडर के इस इंटरव्यू की ये वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। वहीं तमाम विपक्षी दलों के नेता इसे शेयर कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी द्वारा मोदी सरकार पर किए गए दावे को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए इस बयान को झूठा बताया है और कहा है कि ट्विटर ने हर बार भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जैक डॉर्सी ने ये साफ झूठ बोला है। शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध हिस्से को मिटाने की एक कोशिश है। डॉर्सी और उनकी टीम ने भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन किया था। असल में ट्विटर ने 2020 से 2022 तक भारतीय कानून का पालन नहीं किया, जिसके बाद जून 2022 में आखिरकार ये किया गया। इस दौरान कोई भी ट्विटर अधिकारी जेल नहीं गया और न ही ट्विटर पर बैन लगाया गया। डॉर्सी के दौर में ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत थी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 15 जून को गुजरात में कच्छ के तट से टकराने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 10 जिलों में एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय तूफान अभी और विकराल रूप लेगा। यह अभी पोरबंदर से करीब 270 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई से लेकर केरल तक इस चक्रवाती तूफान का असर होने की संभावना है। इसके अलावा आज मंगलवार 13 जून को करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं 14 जून को हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कर्नाटक के बाद क्या अब तमिलनाडु में भी बीजेपी को झटका लगने वाला है? इस तरह की खबरों ने अटकलों को और तेज कर दिया है। दरअसल सारा मामला ये है कि राज्य में बीजेपी की एकमात्र सहयोगी पार्टी AIADMK उससे नाराज हो गई है और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई की विवादास्पद टिप्पणी। दरअसल अन्नामलाई ने AIADMK नेता जयललिता को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था। आपको बता दें कि उनका यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि जयललिता की सहयोगी शशिकला और कुछ अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता मुख्य अभियुक्ति थी। हालांकि अंतिम फैसले से पहले ही जयललिता की मृत्यु हो गई थी। वहीं अब अन्नामलाई की इस टिप्पणी से AIADMK काफी नाराज दिख रही है और पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर अन्नामलाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो वो गठबंधन पर फिर से विचार कर सकती है। तमिलनाडु बीजेपी नेता अन्नामलाई की जयललिता पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर AIADMK नेता और पूर्व मंत्री D जयकुमार ने कहा है कि क्या अन्नामलाई की यह मंशा है कि AIADMK और बीजेपी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाए और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बन पाए? क्या उनकी गतिविधियां इस दिशा में नहीं हैं? जयकुमार ने कहा कि उनकी आलोचना अस्वीकार्य है। AIADMK नेता ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के शौकीन अन्नामलाई कर्नाटक में भाजपा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप क्यों हैं? जयकुमार ने संकेत दिया कि भाजपा राज्य में अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। जयकुमार ने आगे कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की मजबूत उपस्थिति ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने कहा, भाजपा 20 साल के अंतराल के बाद AIADMK की वजह से आज 4 विधायकों के साथ राज्य विधानसभा में मौजूद है। क्या अन्नामलाई इससे इनकार करेंगे? भाजपा को पहचान तभी मिलेगी जब वह AIADMK के साथ गठबंधन में रहेगी। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो इस समय अपने एडवर्टीजमेंट के चलते विवादों में घिरती दिख रही है। दरअसल कंपनी पर एक जातिवाद विज्ञापन के जरिए दलित समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने
जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल को नोटिस जारी किया है और अगर जोमेटो नोटिस का जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ एक समन जारी किया जाएगा। बता दें, कंपनी को यह नोटिस सोमवार 12 जून को जारी किया गया है। वहीं इससे पहले भी ये मुद्दा 8 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर उठाया गया था। तब जोमेटो ने इस विज्ञापन को हटा लिया था और अपनी सफाई में कहा था कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा इरादा हास्यपूर्ण तरीके से प्लास्टिक कचरे की क्षमता और रिसाइकलिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस विज्ञापन से कुछ समुदायों और व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमसे ये अनजाने में हुआ, हमने वीडियो को हटा लिया है। सूरजमुखी के बीजों को एमएसपी पर खरीदे जाने की मांग कर रहे किसानों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास पीपली में एक अनाज मंडी में एक महापंचायत आयोजित की। इस महापंचायत के बाद किसान राजमार्ग पर जमा हुए और उसे ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली की ओर से आ रहे वाहनों को कुरुक्षेत्र बाईपास की ओर मोड़ दिया। वहीं महापंचायत का आयोजन करने वाली स्थानीय समिति ने मांगे पूरी होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद करने का फैसला किया है। बता दें, यह राजमार्ग दिल्ली कुरुक्षेत्र अमृतसर मार्ग को जोड़ता है। इस सारे मामले को लेकर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने पीटीआई भाषा को बताया कि एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज की खरीद के मुद्दे को हल करने के लिए जिला प्रशासन बीकेयू नेताओं के साथ रविवार से बातचीत कर रहा है। साथ ही बता दें कि सोमवार को हुई इस महापंचायत में खाप के नेता, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया भी शामिल रहे। कोविड वैक्सीनेशन की पोर्टल कोविन से डेटा लीक होने की खबरों को केंद्र सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया है। सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत लाभार्थियों का डेटा लीक होने का दावा करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। देश की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्टिन ने इस मामले की समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कोविन पोर्टल आंकड़ों की गोपनीयता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविन के मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कवायद शुरू की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।